नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विजार्ड में। मेरा नाम है आदित्य धनराज। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो आप इंग्लिश लैंग्वेज या किसी भी तरीके की लैंग्वेज हो उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक के बिना आपको किसी भी लैंग्वेज को सीखने में बहुत ज़्यादा आपको परेशानी होगी। तो हम लोग आज बात करेंगे जो वर्ब्स होती हैं, हमारी जो मेन वर्ब्स होती हैं, उनमें दो तरह के वर्ब्स होते हैं, रेगुलर वर्ब और आपका इरेगुलर वर्ब। तो कई बार ऐसा होता है जो वर्ब्स होती हैं हमारी, उनके जो फॉर्म्स होते हैं ना, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, आई मीन टू से जैसे प्रेजेंट का फॉर्म, पास्ट का फॉर्म, पार्टिसिपल में जैसे आईएनजी वाले फॉर्म्स, बहुत सारी ऐसी वर्ब होती हैं जो जनरली लोगों को आइडिया नहीं होता कि इनके फॉर्म्स क्या हो सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, कई बार ऐसा होता है कि ये जो टॉपिक है लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ वर्ब्स हैं, फॉर्म्स हैं, हम कभी भी इनको पढ़ लेंगे, लेकिन वो कभी भी नहीं पढ़ पाते अपने पूरी लाइफ में। या कहने का मतलब जब वो स्टडी करते हैं या वो जो प्रिपेयर करते हैं किसी भी एग्जाम्स के लिए। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या कि अगर आपको वर्ब्स के फॉर्म्स नहीं आते हैं तो आप जैसे वॉइस को इंटरचेंज करना चाहते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, नरेशन जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना चाहते हैं, या इवन आप सेंटेंसेस में प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर बनाएंगे सेंटेंस, तब आपको बहुत परेशानी होगी। तो होता क्या कि जब वॉइस वगैरह बनाते हैं तो हमको वॉइस के रूल्स तो आते हैं, बट वाइल मेकिंग वॉइस या चेंज वॉइस हम लोग को वर्ब्स के फॉर्म्स एक्चुअली नहीं आते हैं। तो हमारे पास जो नॉलेज है वो आधा अधूरा होता है। और वैसे भी आप जानते हैं कि आप किसी भी चीज़ का नॉलेज अगर पूरा रखते हैं तो अच्छी बात है, या तो फिर ना ही हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसीलिए कहावत है, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो मतलब हमें नॉलेज अच्छी तरीके से होना चाहिए, तब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वो कारगर होगा। तो हम लोग आज करेंगे रेगुलर या इरेगुलर्स के कुछ वर्ब्स के फॉर्म्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, जो वर्ब एक टॉपिक है, तो वर्ब के टॉपिक में जैसे कोई भी एक सेंटेंस में जब आप करता है, कोई भी सब्जेक्ट है वो एक्शंस को डिस्क्राइब करता है। एक्शंस का मतलब कि वो कर क्या रहा है, बिना उसके नहीं बन सकता। आप सभी को पता होगा वर्ब के बिना सेंटेंसेस को बनाना मुश्किल है, या सेंटेंस इवन नहीं बनाया जा सकता। तो ये तो वीडियो आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको पूरी तरीके से देखेंगे। मेरा दावा है आप जब भी आप इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ अच्छा करना चाहेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो जैसे सभी लोग जानते हैं कि अब कोई भी वर्ब्स है, जैसे मेन वर्ब मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी जो मेन वर्ब्स होती हैं उनके फॉर्म्स में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जो मेन वर्ब्स होती हैं उनके जो फॉर्म्स होते हैं, बेसिकली हम लोग कौन कौन से फॉर्म पढ़ते हैं, एक हमारा फर्स्ट फॉर्म हो गया, एक सेकेंड फॉर्म हो गया, एक थर्ड फॉर्म हो गया, और एक हम प्रोग्रेसिव फॉर्म आईएनजी वाला फॉर्म बनाते हैं। और उसके बाद में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस और ईएस भी बनाते हैं, जो कि सिमिलर का रूप होता है। इसी वजह से मैं आपको बता देता हूं, ये जीरो फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है आपकी? जीरो फॉर्म। एक जानकारी आपके लिए है, ये प्रेजेंट के लिए, ये पास्ट के लिए, ये परफेक्ट के लिए, और आईएनजी वाला फॉर्म जो होता है वो प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस मतलब कंटिन्यूटी के लिए हमें यूज करना होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने जो आपको बताया कि ये जो वर्ब का फॉर्म होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस और यस वाला फॉर्म, इसको हम जीरो फॉर्म बोलते हैं। अब जब आप कंडीशनल सेंटेंस पढ़ते हैं तो कंडीशनल सेंटेंस में जीरो कंडीशनल होता है, वो यहीं से निकलता है, ता और ती वाले जो। तो हम लोग अब वर्ब के कुछ बहुत ही अच्छे वर्ब लेंगे जो इरेगुलर या रेगुलर दोनों का मिक्स करके लेंगे। जैसे पहला हम आपको वर्ब बताते हैं, जैसे एक ये आपका वर्ब देखा होगा आपने, बेयर दिया गया है। अब इसको अगर पढ़ेंगे तो बियर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वर्ब के फॉर्म में इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बेयर है। अब अगर इसको देखेंगे तो इसका सेकेंड फॉर्म हम लोग लिखते हैं बोर, और थर्ड फॉर्म होता है बोर्न। ई तक जैसे यहाँ पर है एक और होता है बेयर। बेयर का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? बोर, और थर्ड फॉर्म कहां तक होगा? बोर्न तक। तो देखिए, अब ये जो आपका वर्ब है ये फर्स्ट फॉर्म में बराबर है, सेकेंड फॉर्म में बराबर है, लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म में परिवर्तन थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें ई है और नीचे वाले सीरीज में ई नहीं है। तो इसमें अंतर क्या है मैं हिंदी भी बताऊंगा आपको, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। कई बार ऐसा होता है बुक्स वगैरह में आपको हिंदी नहीं मिलती, आप कंफ्यूज बहुत रहते हैं, टाइम बहुत वेस्ट होता है आपको ढूंढने में। तो ये जो बेयर है, इसका मतलब जो ई तक जाएगा उसका अलग मतलब होता है, और जो बिना ई तक है, अब जैसे बेयर का मतलब होता है जन्म देना, जन्म देना। तो कई बार ऐसा नहीं है कि जन्म लेना, जन्म देना होता है। ताकि इसी वजह से हम लोग जब वॉइस बनाते हैं या जब अपने बारे में बात करेंगे तो आप क्या बोलेंगे? आई वॉज
और उसके बाद में लिखा जाता है born। अब इन जैसे लिखा जाएगा in 1990। अब इस वाले सेंटेंस में अगर देखेंगे लिखा गया I was born in 1990, तो ये वाला जो वर्ब है आपने कौन सा इस्तेमाल किया, ये वाला थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया, क्योंकि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म जो है यूज किया जाता है। तो अगर देखेंगे जन्म देना या लेने वाला पैसिव वॉइस है, तो जन्म आपने लिया है, इस वजह से अब ये वाली वर्ब आपकी गलत हो गई, जो कि हमारे हिसाब से क्या होनी चाहिए, ये वाला वर्ब होना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसी वजह से। और यहां पर ये जो बेयर है इसका मतलब होता है, अब जैसे सहन करने के लिए जैसे टोलरेट होता है, टोलरेट के सेंस में यूज कर सकते हैं, और कैरी करने के सेंस में यूज कर सकते हैं। कैरी मतलब कोई भी चीज ढोना, बोझा ढोना, जैसे गांव के किसान लोग अपने सर पे बोझा ढोते हैं, मतलब ये है। या जरूरी नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है, उसकी डेड बॉडी को 4 लोग कंधे देते हैं, उसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं बियर, बोर और बोन, जिसमें ई तक होगा मतलब, और जिसमें ई नहीं होगा वो जन्म देने का थर्ड फॉर्म होता है। एक्चुअली हम पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाते हैं, इस वजह से आई वाज बोर्न लिखते हैं, क्योंकि मैंने जन्म लिया है ना कि दिया, ये कहने का मतलब। तो इस तरह के फॉर्म्स हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं आगे। एक तो ये पेयर हो गया आपका। कई बार हमारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे होल्ड लिखा गया है, होल्ड का सेकेंड फॉर्म अगर देखेंगे तो हेल्ड होता है, और थर्ड फॉर्म होता है आपका हेल्ड। ये भी सिंपल वर्ब होती है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे दूसरा एक कोई पेयर लेते हैं, जैसे कि आप ये देखते हैं हैंग वाला एक वर्ब होता है। हैंग को हम 2 सीरीज में बनाते हैं। अगर देखा जाए हैंग का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे तो हंग होगा, और थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो भी हंग होगा। और एक जो हमारा वर्ब और होता है, जैसे कि हैंग्ड लिखेंगे और थर्ड फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, हैंग्ड। तो यहाँ पर हैंग को हम 2 सीरीज में लिखते हैं, क्योंकि एक जो है वो हैंग माने जैसे लटकना, जैसे फैन वगैरह हैंगिंग करता है, लटकना या टांगना या जो भी हिंदी में बोलते हैं, उसके लिए हम ये वाला सीरीज इस्तेमाल करते हैं। जबकि किसी भी को फांसी देना या फांसी पे लटकाने की बात करेंगे, तब उनके सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म्स में हम ईडी वाला जो रेगुलर वर्ब होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से इस तरह की जितनी भी वर्ब्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है एग्जाम्स में, और ये एग्जाम्स में फिल इन द ब्लैंक्स वॉइस और नरेशन में आना ही आना है, तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तो ये वाला जो है आपका फांसी पे लटकाने के लिए है, और ये ऊपर वाला जो है ये लटकना या लटकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग एक नेक्स्ट वर्ब की बात करेंगे, जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या है वो वर्ब। अब एक वर्ब मिलेगा आपको, बिड वाला वर्ब है, उसके कई सारे फॉर्म्स या कई सारे सीरीज में उसको बनाया जाता है। आपने देखा होगा एक ये वर्ब है बिड। अब बिड को अगर देखेंगे तो बिड का एक जो सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म एक सीरीज में, मतलब एक पैटर्न में, ये नहीं बदलता, तीनों जो है फॉर्म्स बराबर होती हैं। और अगर देखेंगे तो एक जो है बिड जो है, और उसको हम क्या किसमें चेंज करते हैं, बेड में, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बिडेन हो जाएगा। तो एक ये सीरीज लेता है, और उसके बाद में एक और, अगर हम एक ये वाला जो बदल रहा है आपका वर्ब, इसमें सभी जगह हम फॉर लगा दें, तो एक वर्ब हो जाएगा फॉरबिड, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा फॉरबेड, और सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका फॉरबिडन। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक वर्ब जो है उसको हम 3 सीरीज में लिखते हैं, इसी वजह से कई बार कंफ्यूजन होता है कि ये बिड जो है वो बदल। अब जैसे ध्यान से देखेंगे तो ये जो बिड है, पहले जो सीरीज में है बिड और बिड, ये नहीं बदला, ये आपका किसी भी रूप से नहीं बदला। तो इसका जो मतलब होगा इस वाले में, इसका मतलब है बोली लगाना। बोली लगाना मतलब जैसे कि ऑक्शन या नीलामी वगैरह में बोली लगाते हैं, या दांव लगाना। शेयर मार्केट्स जो होती है लोकल, वहां पर भी ऐसा होता है। और जो बिड और बेड और बिडेन, तीनों बेड और बिडेन में बदलता है, इसका मतलब होता है आपका अलाउ करना। अलाउ करना का मतलब क्या हो गया, किसी को अनुमति देना, मतलब हिंदी में बोलते हैं अनुमति देना। और अगर इस बिड को, या जो बदल रहा है बेड और बिडेन में, सभी जगह हम फॉर का इस्तेमाल कर दें, तो यहां पर एक दूसरी वर्ब बन जाती है फॉरबिड, जो कि निगेटिव है। कैसी वर्ब है, निगेटिव। तो जब भी किसी भी सेंटेंस में फॉरबिड का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम उस सेंटेंस में निगेटिव या नॉट, नेवर या हार्डली इस तरह के वर्ब हम वर्ड्स नहीं यूज करते, बिकॉज
इट मेक्स सुपरफ्लुअस, आप दो सेम चीजें एक साथ यूज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हो जाएगा मना करना। मना करना मतलब जानते हैं आप, इस वाली वर्ब का निगेटिव हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। इसमें अलाउ करना मतलब कि अनुमति देना, जबकि इसमें क्या हो गया आपका मना करना। तो ये हो गया। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, जो बिड है, जो बेड में बदलता है या बिडन में बदलता है, जिसका मतलब होता है अलाउ करना, उसका एक सिनोनिम आपको बताते हैं। यहां पर बिड जो बदलता है उसका सिनोनिम होता है आपका लेट। कई बार लोगों को कंफ्यूजन ये रहता है कि वो कभी भी पूरे अपनी जीवन काल में ये नहीं समझ पाते कि लेट होता क्या है। तो लेट एक तरह का मेन वर्ब है, ध्यान रखेंगे, एक तरह का मेन वर्ब है, और जिसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म जो है वो आपका बदलता नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। तो जब बिड का इस्तेमाल करना हो, बिड और बिडन वाली सीरीज का, अगर वो वर्ब आपको नहीं मिलती है, यू कैन यूज लेट, और लेट के सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आप नहीं बदल सकते या बदलते नहीं है इस वजह से। तो यहां पर लेट और बिड दोनों ही सिनोनिम्स हैं, और लेट है इसी वजह से कहा जाता है कि एक प्रोनाउंस वगैरह में नियम पढ़ाए जाते हैं, लोग बोलते हैं कि लेट के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है। देखो भाई, सीधी सी बात है, इसमें कुछ ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट और वर्ब प्लस उसके बाद में ऑब्जेक्ट ही आएगा, जब ये मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट आता है, सीधी सी बात है। तो कई सारे नियम हम जो रटते रहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत हुआ है। अंग्रेजी एक इतना आसान विषय है, सबसे कम लेटर्स हैं, फिर भी लोग सीखने नहीं चाहते। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप किसी भी चीज में इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, इंटरेस्ट मीन्स आप रुचि पैदा करना चाहते हैं, तो आपको किसी भी संबंधित जो भी आप भी सब्जेक्ट लेते हैं उसमें आप इंफॉर्मेशन बढ़ाइए, इंफॉर्मेशन गेन करिए, तभी आपको उसमें इंटरेस्ट होगा। अदरवाइज आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि नहीं ये तो कठिन है, ये मुझे आता नहीं है। पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए, देन आप बहुत अच्छा कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में। तो ये वाली जो मैंने वर्ब बताई बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी कोई एग्जाम मतलब सेंटेंस बनाने हो उसमें काम आएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब हम लोग कास्ट के वर्ब देखेंगे, जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा, कई सारे वर्ब हैं, आपको एक साथ पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे वर्ब एक साथ पढ़ सकते हैं हम लोग। जैसे आप ध्यान रखें, पहले तो मैं थोड़ा सिंपल से बात बता देता हूं। जैसे एक वर्ड होता है आपका कास्ट, और एक वर्ड होता है आपका कॉस्ट, और एक वर्ड होता है आपका कास्ट। कभी कभार होमोफोन्स या होमोनेम्स में पढ़ते हैं, तो इनको पहले अंतर में समझ लेते हैं। ये जो कास्ट है ये वर्ब है, ये जो कॉस्ट है ये वर्ब है, और ये जो कास्ट है ये है आपका नाउन। यहां पर कास्ट का मतलब कम्युनिटी वाला होता है। कम्युनिटी मतलब समुदाय जिसको बोलते हैं, आप किस कम्युनिटी या कास्ट में आते हैं उसकी बात कर रहे हैं। यहां पर कॉस्ट का मतलब होता है कीमत चुकाना, कीमत चुकाना हो गया, जैसे आप कीमत चुकाते हैं कॉस्ट। और ये कास्ट माने होता है जैसे कि फेंकना। फेंकना मतलब किस चीज को फेंकना, और या किसी भी चीज को सिलेक्ट करना या चुनाव करना किसी भी चीज का, है ना, उसके सेंस में कास्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई फ्रीक्वेंसी है, आप निश्चित फ्रीक्वेंसी पर कोई रेडियो चैनल आप ट्यून करते हैं, तो एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर वो चैनल ट्यून होता है और आप गाने सुनते हैं, आप कहानियां जो भी आती हैं उसमें प्रसारित किया जाता है, तो उसके सेंस में। या जैसे फिल्मों में कास्ट किया जाता है स्टार कास्ट, जैसे कि कौन सा एक्टर होगा, कौन से एक्ट्रेसेस होंगे, विलेंस के लिए कौन से रोल्स के लिए कौन सा एक्टर परफेक्ट होगा, उसके सेंस में। अभी क्या है, अब देखेंगे हम लोग, देखेंगे ये वाला तो नाउन हो गया, जबकि बात वर्ब की हो रही है, तो हम ये कास्ट और ये कास्ट की लेंगे। तो जो ये कास्ट है, जो चुनाव करने के सेंस में या फेंकने, फ्रीक्वेंसी को एक निश्चित दर पे प्रसारित करने की बात करेंगे, तो उनका जो सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म बदलेगा नहीं। आई मीन टू से दोनों कास्ट सभी जगह बराबर रहेगा। इसके बहुत सारे वर्ब होते हैं, जैसे कि अब रीकास्ट अगर लिख दिया जाए, रीकास्ट मतलब दोबारा प्रसारित करना या दोबारा चुनाव करना किसी भी चीज का, तो इसके भी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं बनेंगे। अब उसके बाद में जैसे कि ओवरकास्ट मिलेगा आपको एक वर्ब, मैं लिख दे रहा हूं, बहुत सारे कास्ट से बने हुए, ओवरकास्ट हो गया, या जैसे फोरकास्ट हो गया, या जैसे टेलीकास्ट हो गया, और या जैसे ब्रॉडकास्ट हो गया। तो आपको बहुत सारे इस तरह के वर्ब मिलेंगे। तो आप कास्ट हो गया, रीकास्ट, ओवरकास्ट और फोरकास्ट, टेलीकास्ट और ब्रॉडकास्ट, दीज जो वर्ब हैं ये इनके फॉर्म्स वगैरह आप मतलब नहीं बदलते। तो आप वॉइस वगैरह में कभी कभार बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं मतलब बता देता हूं, इसका मतलब बता दिया, इसका मतलब बता दिया। ओवरकास्टिंग आप जानते हैं, जैसे कि जब
आसमान स्काई में या जैसे बादल वगैरह बहुत ज्यादा हो जाते हैं या बहुत काला बादल आ जाता है तो सूरज की रोशनी को रोक देता है या चंद्रमा नहीं दिखता है रात में, तो ये उसको कवर कर लेता है, उसको ओवरकास्टिंग कहलाता है। जैसे मान लो कहीं पर भी बॉम्ब विस्फोट हो गया, वहां पर इतना ज्यादा धुआं हो गया तो उसमें दिखाई नहीं पड़ता, तो वो भी ओवरकास्टिंग के सेंस में, या सर्दियों में कोहरा या कुहासा, फॉग या स्मोक दोनों चीजें हो सकती हैं, वो ओवरकास्ट कर देती है। उसके बाद में फोरकास्ट का मतलब आप जानते हैं, फोरकास्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। भविष्यवाणी करने मतलब पूर्वानुमान लगाना, जैसा कि किसी भी चीज को, वेदर फोरकास्ट मौसम की जानकारी के सेंस में। उसके बाद में टेलीकास्ट का मतलब क्या होता है, टेलीविजन द्वारा जब कोई भी चीज प्रसारित की जाती है वो टेलीकास्ट होता है, क्योंकि टेले का मतलब होता है दूर और फोर का मतलब होता है पूर्व। उसके बाद में आपका ब्रॉडकास्ट जो होगा वो रेडियो द्वारा प्रसारण होता है, जैसे रेडियो पर फ्रिक्वेंसीज को प्रसारित किया जाता है, उसको ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। आपने जानते होंगे बीबीसी बहुत पहले, अभी भी चलता है, यूट्यूब चैनल भी आ गया अब तो बीबीसी जैसे ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जो है, ब्रॉडकास्ट मतलब टेलीविजन द्वारा जो, सॉरी रेडियो द्वारा जो प्रसारित होता है। तो ये सारी जो वर्ब है आपकी कास्ट, और अब उसके बाद में ये वाला जो कॉस्ट है COST, इसका भी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कीमत चुकाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, और इनका भी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं बदलता। तो ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। चलिए अब हम दूसरा पैटर्न लेते हैं, कोई दूसरी वर्ब का पैटर्न लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट दूसरी वर्ब का पैटर्न्स में देखेंगे। तो एक वर्ब आपने सुना होगा अफेक्ट, अफेक्ट होता है। एक वर्ब सुना होगा आपने इफेक्ट, जैसे इफेक्ट हो गया। इफेक्ट के बाद में एक हम देखेंगे इनफेक्ट। मैं इस पे दो ही पे पहले बताता हूं। अफेक्ट वर्ब होती है, जबकि इफेक्ट जो है वो आप देखा जाए मेन, अगर ये नाउन है तो यहां पर अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, प्रभावित करना या प्रभाव डालना, प्रभावित करना। तो ये है प्रभावित करने का मतलब। और उसके बाद में जो इफेक्ट है उसका मतलब सिर्फ होता है प्रभाव, ये ध्यान रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रभाव। तो यहां पर इफेक्ट को वर्ब के रूप में हम नहीं लिख सकते, जब उसका मतलब प्रभाव हो तब, और प्रभाव डालना होगा तब हम अफेक्ट का यूज करते हैं। लेकिन अगर एक रूप में हम इफेक्ट को वर्ब बना सकते हैं, इसका इस्तेमाल वर्ब की तरह किया जाता है। इसी वजह से कई बार कंफ्यूजन होता है हमारे एग्जाम्स में कि ये तो हमने नाउन के रूप में पढ़ा, ये वर्ब के रूप में कैसे सेट होगा, या मतलब जब उसका मतलब होगा तो आपको लगाना ही पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इफेक्ट अगर देखा जाए तो अगर वर्ब का रूप लिया है इसमें, तो इसका मतलब होता है जैसे कि आप पारित करना, पारित मतलब जैसे बिल पारित करना होता है संसद में, बिल पारित करना, या मोहर लगाना, जैसे जिसको बोलते हैं मोहर लगाना, किसी भी चीज पर ठप्पा लगाना अप्रूवल के सेंस में, या जैसे जारी करना है, जारी करना जैसे लिखा जाता है, तो जारी करने का मतलब या मोहर लगाना या पारित करना, जैसे करेंसी हम जारी कर देते हैं तो उसको हम इफेक्ट में ले लेते हैं। समझ पा रहे ना? तो अब एक बार फिर से देखेंगे, अफेक्ट वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रभावित करना, और इफेक्ट नाउन है जिसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ प्रभाव। और इफेक्ट अगर हम वर्ब के रूप में लेते हैं तब, है ना, पारित करना या मोहर लगाना या जारी करना होगा। अब बात आई कि ये अगर नाउन है तो अब इसके फॉर्म्स कैसे बनेंगे, जो वर्ब होगा वर्ब के ही फॉर्म बनते हैं। तो जो अफेक्ट होता है उसके सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अफेक्टेड अफेक्टेड होता है, ईडी वाले फॉर्म से बनता है, और इफेक्ट का भी ईडी वाले फॉर्म से बनेगा, लेकिन वर्ब के रूप में, मतलब याद रखना। उसके बाद में आपको मिलेगा एक वर्ब, आपको इनफेक्ट मिलेगा। इनफेक्ट भी वर्ब है और इसके सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बताने की जरूरत नहीं है, ईडी वाले फॉर्म से बनते हैं। और इन्फेक्ट का मतलब इन्फेक्शन वाला, ये इन्फेक्शन का वर्ब है, संक्रमित होना, संक्रमण फैलना, उसके सेंस में। हाँ, लेकिन किसमें? सजीव चीजों में। जैसे सजीव मतलब जैसे मानव, पशु, पक्षी, इनमें जो इन्फेक्शन फैलता है। और उसके बाद में एक वर्ड मिलेगा आपको इनफेस्ट, यहां पर ये एस है, ध्यान रखिए, सी नहीं है, इनफेस्ट है। इनफेस्ट भी एक तरह का वर्ब है और जिसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ईडी से बनेगा, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यहां पर इनफेस्ट का मतलब होता है जैसे कि जो निर्जीव चीजें होती हैं, जैसे कि आयरन हो गया, मेटल्स हो गए, लकड़ी हो गई, वुड, उनमें जो जंग लग जाती है जैसे, और रस्ट जिसको बोलते हैं, या दीमक लग जाए, या फफूंदी लग जाए, फंगस वगैरह, तो जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं वो भी डिके होती हैं, तो उनमें इन्फेस्ट हो जाता है, इन्फेस्ट। और इन्फेक्ट संक्रमित मतलब सजीव लोगों में, और इफेक्ट अगर वर्ब है तो पारित करना या मोहर लगाना, जारी करना। इफेक्ट नाउन की तरह लेंगे तो प्रभाव होगा, और अफेक्ट वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है प्रभावित करना या प्रभाव डालना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मतलब दूसरी तरह की वर्ब में देखते हैं। चलिए,
तो ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छी तरीके से देखें, पूरे वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और आप वॉइस नरेशंस या सेंटेंसेस बनाते समय आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब दूसरा, अब कुछ इस तरह की वर्ब लेंगे जिनमें कुछ ज्यादा ही आपको कंफ्यूजन मिलेगा। दो या तीन, शायद दो या तीन नहीं, शायद 5-6 जो पेयर हैं उनके पेयर देखते हैं। जैसे बेसिकली आपने देखा होगा एक वर्ब है फाइंड। फाइंड का सेकेंड फॉर्म अगर देखेंगे तो फाउंड होगा और थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, फाउंड होगा। यहाँ पर फाइंड का मतलब होता है प्राप्त करना या पाना, जिसे अभी देखें जो फाइंड का सेकेंड फॉर्म है उस जैसा एक वर्ब आपको और मिलेगा इंग्लिश में या वोकैबुलरी में, फाउंड। अब इसका सेकेंड फॉर्म जब देखेंगे तो फाउंडेड होगा और थर्ड फॉर्म क्या होगा आपका, फाउंडेड होगा। कई बार लोगों को लगेगा कि सर आपने ये उठा के यहां पर ये रख दिया, ऐसा नहीं है। फाइंड का जो सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है उस स्पेलिंग जैसा एक और मेन वर्ब होता है। अब इन दोनों में फर्क है। ये फाइंड का मतलब होता है पाना या प्राप्त करना जिसको बोलते हैं, है ना, इसका मतलब, और ये फाउंड का मतलब होता है स्थापित करना। स्थापित करना ध्यान रखेंगे, स्थापना वाला, फाउंडेशन वाला। तो अब जब सेंटेंस में जैसी जरूरत होगी उसके हिसाब से हम करेंगे। अभी आप ये पढ़ लीजिए, इसके बाद जब हमारी कंफ्यूजिंग वर्ब के जो लेक्चर्स हो जाएंगे उसके बाद में हम लोग इसका एक एक्सरसाइज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, उससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। एक तो ये पेयर होगा, उसके बाद में दूसरा देखते हैं पेयर जो कि बहुत कंफ्यूजिंग है। जैसे आप देते हैं ग्राइंड है, ग्राइंड का जो सेकेंड फॉर्म है वो होता है ग्राउंड और थर्ड फॉर्म होता है आपका ग्राउंड। तो यहां पर ग्राइंड का मतलब पीसना है। जैसे ग्राइंडर मिक्सर होता है ना, उसमें ग्राइंडर की मतलब पीसने वाला, उसका मतलब होता है पीसना। अब जब ग्राइंड का जो सेकेंड फॉर्म ग्राउंड या थर्ड फॉर्म ग्राउंड है उस जैसा एक और वर्ब होता है हमारी इंग्लिश में। अब जिसका सेकेंड फॉर्म अगर देखेंगे तो होगा ग्राउंडेड और थर्ड फॉर्म होगा क्या, ग्राउंडेड। यहां अभी भी ये वो मैदान वाला ग्राउंड नहीं है, उस वो भी एक और होता है, वो हम नाउन की तरह लेंगे। नाउन का मतलब यहां सिर्फ मैदान है और यहां ग्राइंड का मतलब पीसना, जिसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म उस स्पेलिंग जैसा लगता है, ध्यान रखिए। और उसके बाद में ये जो ग्राउंड है आपका, इसका मतलब आपको बताते हैं। जैसे कि कोई शिप है, पानी का जहाज हो गया, या एरोप्लेन हो गया, जैसे एरोप्लेन को लैंड कराना, या शिप को तट के किनारे लाना जो बांधने के लिए यूज करते हैं, जैसे सीधी सी बात है। और उसके बाद में ग्राउंड का मतलब होता है कैंप लगाना। कैंप जैसे कि आर्मी के सोल्जर्स या एयरफोर्स, नेवी या जो भी हो, डिफेंस फोर्सेस होती हैं, वो कैंप लगाते हैं, जंगल कैंप। तो कैंप लगाना, ग्राउंडिंग करना, उसके सेंस में हम इसको लेते हैं। अब इसके अलावा अभी तीसरा हम लोग पेयर देखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा एक वर्ड होता है आपका वाइंड, इसका सेकेंड फॉर्म देखेंगे तो वाउंड होगा और थर्ड फॉर्म होगा क्या, वाउंड। अब इस जैसे स्पेलिंग जैसा एक और वर्ब होगा अंग्रेजी में वाउंड, और इसका सेकेंड फॉर्म होगा क्या, वाउंडेड, और थर्ड फॉर्म होगा क्या, वाउंडेड होगा आपका। तो यहाँ पर विंड नहीं पढ़ेंगे, अगर नाउन की तरह लेते हैं तो यहाँ पर इसको हम विंड पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है हवा। जबकि यहाँ पर ये जो वर्ब का रूप है, वर्ब के रूप में इसको हम वाइंड पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज में हवा भरना। जैसे गुब्बारे में हवा भरना चाहते हैं, या अपने फेफड़ों में आप जब हवा भरते हैं, ऐसे सांस लेते हैं, तो हम वाइंड करते हैं। और वाइंड अप एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है समाप्त करना। तो ये वो वाला है। अब इसका जो सेकेंड फॉर्म है वो दूसरे एक वर्ब है उसके जैसा लगता है, सेम स्पेलिंग है, लेकिन ये घायल होने वाला है, वाउंड वाला, जो घाव वाला होता है, उसके सेंस का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होगा, वाउंडेड और वाउंडेड। तो जब हमारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अगर ये आपको पता नहीं है तो आप ये यकीन मानिए कि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वहां पर बहुत कंफ्यूजन होगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में, कई बार तो लोगों को ये भी नहीं पता होता कि हम वर्ब्स के फॉर्म भरे कौन से। तो जब पता होगा तभी आप अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, उस हिसाब से। तो इसको ध्यान रखना। ये आपके 3 पेयर हो गए। अभी हम लोग चौथा या पांचवा जो भी होते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो इनको गहनता से समझें और अच्छी तरीके से देखने की कोशिश करें। और आप जरूरी नहीं है एक्सरसाइज आप अपने बुक से कर सकते हैं, आपके पास जो रिलेटेड बुक्स हों, या आप जैसे कि कभी प्रैक्टिस सेट लेते हैं तो उनमें आपको ये एग्जाम्पल्स या इस तरह की वर्ब्स के एग्जाम्पल्स मिलेंगे। अभी दूसरा बाइंड लेते हैं। बाइंड का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो होता है आपका बाउंड, और थर्ड फॉर्म होगा आपका बाउंड। अब यहां पर ये अलग है। दूसरा ले लेंगे, एक और वर्ब होता है बाउंड, जो इस स्पेलिंग जैसा लग रहा है, और यहां पर हम लेंगे इसका सेकेंड फॉर्म बाउंडेड, और थर्ड फॉर्म होगा आपका बाउंडेड। तो यहां पर जो बाइंड है इसका मतलब होता है बांधना।
बांधना मतलब जैसे किसी भी चीज को रस्सी से बांधना, इस तरह का। और जो इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म उस जैसा एक स्पेलिंग का एक दूसरा वर्ब है जिसका मतलब होता है घेरना। घेरा मतलब बाउंड्री वाला, जिसको बाउंड्री जैसे बनाते हैं ना, वो है बाउंड। उसका सेकेंड फॉर्म बाउंडेड और थर्ड फॉर्म बाउंडेड होगा। तो ये कुछ पेयर थे जिसमें कई तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपको कंफ्यूज करेंगे। चलिए अब हम लोग आगे लेते हैं दूसरे किस्म का। अभी हमारा होगा, जैसे कि आपने एक बिल्कुल सिंपल सा वर्ब पढ़ा होगा सी। सी का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? शा। और थर्ड फॉर्म क्या होता है? सीन। सी का मतलब होता है देखना। ये बिल्कुल सिंपल सा वर्ब है, आप जानते होंगे। अब जो सी का सेकेंड फॉर्म सा है, उस जैसा एक अंग्रेजी में एक और वर्ब होता है शा। शा का सेकेंड फॉर्म होता है शाफ्ड और थर्ड फॉर्म होता है शाफ्ड। और उसके बाद में या थर्ड फॉर्म में एक वर्ब ध्यान रखेंगे, शाफ्ड भी यूज किया जाता है। तो ये सेकेंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। लेकिन अगर किसी भी ऑप्शन, कोई भी सेंटेंस के ऑप्शन में दोनों वर्ब दी जाए, शाफ्ड और शाफ्ड, तो इसको हम सेकेंड कंसीडर करेंगे और इसको हम थर्ड कंसीडर करेंगे। आप फिर ये नहीं कह सकते सर ये वाली लगा दें या ये वाला लगाएं, क्योंकि थर्ड फॉर्म जो है वो स्पेशल शाफ्ड होता है। अगर नहीं मिलता है तो हम इसी से काम चला लेते हैं। लेकिन आप ये नहीं कंसीडर कर सकते कि शाफ्ड और शाफ्ड दोनों दिए हों तो हम शाफ्ड को थर्ड फॉर्म ले लेंगे, तब आपको शाफ्ड ही लेना पड़ेगा। उसके बाद में एक वर्ब मिलेगा आपको शिव। इसी पैटर्न पे है तो इसी के साथ बता देते हैं। इसका सेकेंड फॉर्म शिव्ड और थर्ड फॉर्म क्या होगा? शिव्ड। या इसका थर्ड फॉर्म हमने बताया शिव्ड। सेम पैटर्न इसमें भी रहेगा, दोनों आ जाते हैं तो सेकेंड फॉर्म इसी को कंसीडर करेंगे। और इसके बाद में एक मिलेगा आपको सो। सो का सेकेंड फॉर्म भी इसी पैटर्न में बनेगा शोव्ड और थर्ड फॉर्म बनेगा आपका शोव्ड। और इसका भी जो है थर्ड फॉर्म शोव्ड होता है, तो दोनों में से थर्ड फॉर्म ये कंसीडर किया जाएगा। ये सी माने देखना होता है। जो इसका सेकेंड फॉर्म उस जैसा एक दूसरा वर्ब है सा। शा का मतलब होता है आरी से काटना। आरी से काटना सा, क्योंकि सा का मतलब जैसे कारखाना होता है लकड़ी का काटने का। और शिव का मतलब होता है सिलाई करना। सिलाई करने का मतलब हाथों से सुई धागे से सिलाई करना। और उसके बाद में शो SOW जो लिखा है, इसका मतलब होता है बुवाई करना। जैसे कि किसान जो है खेत में बीज बोता है, उसका मतलब होता है ऐसो। तो देखिए आपके लिए कितना बेहतरीन मैंने एक सेट जैसा बनाया है जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो इन तरह की वर्ब्स जो को हम अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो हमको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और फिर हम इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलिए अभी जैसे देखेंगे तो आगे देखते हैं कि इस तरह के पैटर्न पे और भी बहुत सारी वर्ब हैं। अब एक एक करके देखते हैं। चलिए जैसे देखिए, ये जो आपका फाल होता है, फाल का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो फेल होता है। और थर्ड फॉर्म आपने पढ़ा होगा क्या? फालेन। अब देखिए जो फाल का सेकेंड फॉर्म फेल है, उस जैसा अंग्रेजी में एक और शब्द होता है फेल। अब इसका सेकेंड फॉर्म देखेंगे फेल्ड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका फेल्ड। अब ऊपर वाली जो शब्द फाल है उसमें सभी जगह हम बी का यूज करके एक नया शब्द बनाते हैं। बी फेल हो जाएगा और थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका बी फालेन। तो आप इसके बारे में आप समझने की कोशिश करें। तो ये वर्ब है फाल। फाल का मतलब होता है गिरना। कोई भी चीज जब गिरती है तो उसका सेकेंड फॉर्म फेल और थर्ड फॉर्म हो जाएगा फालेन। अब आपको ये जो वर्ब यहां पर रखी हुई है जो फाल का सेकेंड फॉर्म है, उस जैसा एक हमारे दूसरा वर्ब होता है सेम स्पेलिंग का, जिसका मतलब होता है काट कर गिराना। जैसे कि आप जंगल जाते हैं, फॉरेस्ट में आप पेड़ों को काट के गिराते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। तो फेल का मतलब होता है काट के गिराना, जिसका सेकेंड फॉर्म फेल्ड और थर्ड फॉर्म फेल्ड होगा। और उसके बाद में ऊपर वाली जो वर्ब है फाल, सेम स्पेलिंग फेल और फालेन वाले में अगर हम सभी जगह बी और बी का इस्तेमाल कर देते हैं, एक ऐसा भी वर्ब होता है। बी फाल का मतलब होता है आपदा आना या विपत्ति आना, या जैसे बुरे वक्त आना, कोई भी बीमारी पैंडेमिक वगैरह आ जाए, या आपदा में सुनामी या नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह आ जाते हैं, उसके सेंस में ये सारे के सारे वर्ब, ये वाली वर्ब यूज की जाती है। तो देखिए आपके लिए कितना बेहतरीन ये सेट है। आप किसी भी तरीके के एग्जाम्स जब देंगे और क्वेश्चन जो बनेंगे वो सिर्फ इन्हीं वर्ब से बनेंगे। अगर कंफ्यूजिंग पेयर देगा या कंफ्यूजिंग ऑप्शन बनाएगा तो यही 3 सेट होंगे जहां से वो लेगा। अब जैसे मान लो कोई भी एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दे देते हैं आपको, जैसे दिया गया है नो वन इज, और उसके बाद में लिखा जाए अलाउड टू, अब स्पेस दिया, ट्रीज इन द फॉरेस्ट।
तो यहाँ पर जैसे एक सेंटेंस दिया गया, अब इसमें से अगर आपको यहाँ पर वर्ब भरना है तो देखिए आप कितना कंफ्यूजन होगा कि नो वन इज अलाउड टू लिखा है। अब ये जो टू है, टू के साथ आएगा हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इंफिनिटिव्स में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। अब फर्स्ट फॉर्म में देखिए ये है और ये फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए कई बार अगर जिसको ये सिर्फ पता है तो उसे ऐसा लगेगा कि ये जो फेल है तो सेकंड फॉर्म होता है, तो हम भर नहीं सकते। जबकि यहाँ पर इस सेंटेंस में मतलब यही है कि किसी भी व्यक्ति को ये अलाउड नहीं है कि वो पेड़ को काटकर गिराए या गिरा दे। तो यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यही भरा जाएगा, फेल। लेकिन जिनको इन वर्ब के बारे में जानकारी नहीं होगी तो उन्हें ऐसा लगेगा यार ये तो सेकंड फॉर्म होता है, ये तो सेकंड फॉर्म भर नहीं सकते हम टू के साथ, जबकि सही ऑप्शन तो यही है। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है। तो ऐसे एग्जांपल के साथ हम लोग एक्सरसाइज करेंगे आगे के वीडियोस में। दोस्तों ऐसी बहुत सारी वर्ब और भी हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कंफ्यूजिंग वर्ब। तो ज्यादा मतलब बोरिंग क्लास ना हो, इस वजह से एक निश्चित समय तक ही आप उस चीज को कर सकते हैं। ऐसा कोई मतलब नहीं है कि आप वीडियो को स्किप करके देख रहे हैं या आपको लग रहा है ये दिस इज अनइम्पॉर्टेंट, तो ऐसा कुछ भी नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के लिए सिर्फ इतनी वर्ब, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की जो वर्ब होंगी मैं आपको उनको डिस्कस कर दूंगा। और दोस्तों उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। वीडियो कैसा लगता है आप इसको लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि भविष्य में मुझे इस प्लेटफॉर्म पर कुछ अच्छी चीजें मिल जाती हैं तभी आप सब्सक्राइब करें। कहने का मतलब ये है, अब ऐसा नहीं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपने सब्सक्राइब कर लिया और उसके बाद में फिर आप लीव कर जाते हैं। एक कंसिस्टेंसी, एक सस्टेनेबिलिटी बनी होनी चाहिए। आपको अगर प्रिपरेशन करना है, मेरे चैनल पे आपको बहुत कुछ ऐसा जरूर पड़ा हुआ मिल जाएगा। आप डायरेक्ट किसी भी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं या वीडियोस पे जा सकते हैं जहाँ आपको बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एक्चुअली है क्या, मैं कुछ ऐसा नहीं करता कुछ दिखावे वाला कि अच्छा थंबनेल लगा दिया, किसी लड़की की फोटो लगा दी तो आप उस पर चले जाएं और फिर आपको दिख जाए और आप फिर वहां से भाग आए। दिस इज अ रियल, और ये लॉन्ग टाइम है। ऐसा नहीं मैं आप अपने व्यूज और अपने शेयर्स या कमेंट्स, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए मुझको ऐसा मसाला डाल दूं जो आप उससे प्रभावित हो जाएं। मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं और जो कि मैं कोई नाचने वाला नहीं हूं, मैं गाने वाला नहीं हूं। तो आपको जो जेन्युइन इंफॉर्मेशन है जो मैं देता हूं, आपको अगर पसंद आता है अच्छी बात है, नहीं पसंद आता है, जिस आदमी को जरूरत होगी वो व्यक्ति जरूर विजिट करेगा और उसका फायदा जीवन में बहुत ज्यादा होगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।